दोस्तों, मुझे लगा था कि मुंबई का जो ट्रैफ़िक है, वो वर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है मुंबई विज़िट करते हुए, लेकिन मेरे केस में एक गलत कैब बुकिंग डिसीज़न था। तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा अपना कैब बुकिंग एक्सपीरियंस और साथ ही साथ आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि जब आप किसी भी प्लेस को विज़िट करते हुए कैब बुक करें, तो किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से आपको अपनी कैब बुक करनी चाहिए, ताकि आप मेरी तरह एक वर्स्ट एक्सपीरियंस से या एक बहुत ख़राब एक्सपीरियंस से बच सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। तो मेरे केस में क्या हुआ कि जब मैं मुंबई गया, तो नेक्स्ट डे मुंबई विज़िट के लिए मैंने एक कैब बुक की। मैंने बहुत सारे जो कैब सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे कॉन्टैक्ट किया, अपने होटल वाले से भी बात की और मुझे फाइनली एक कैब जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹2600 में बुक हो गई। मुझे लगा कि ये एक बहुत ही अच्छी डील है, क्योंकि ज़्यादातर जो कैब वाले थे वो 4 से 5,000 रुपए तक चार्ज कर रहे थे। तो मैंने ₹2600 में एक कैब बुक कर ली। लेकिन ये जो ₹2600 में मैंने कैब बुक की, ये मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस बन गया, क्योंकि मैंने जो है टूर प्लान नहीं किया था। मैंने जो साइट्स विज़िट करनी थी, वो खुद से प्लान नहीं की थी। मैंने इन्हें छोड़ दिया था कैब वाले के भरोसे। तो मुझे नहीं पता कि वो मुझे सही लोकेशंस पर लेके गया, सही सीक्वेंस था या नहीं, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो बेहद ख़राब था। तो सबसे पहले वो मुझे एक बहुत ही दूर की लोकेशन पर लेकर गया, जो था वहाँ पर लाल जी का मंदिर। तो जो लाल बाग के राजा का मंदिर था, वो काफ़ी दूर था और मेरे साथ क्या हुआ कि वहाँ जाते-जाते मेरी बेटे की, मेरी गुड़िया की जो है तबीयत बिगड़ने लगी। तो सबसे पहला तो वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे लिए यही रहा, क्योंकि मुंबई में आप जानते ही हैं वहाँ पर गर्मी कितनी होती है। तो गर्मी की वजह से जैसे ही उसकी तबीयत बिगड़ी, तो मेरा वहीं पर मूड स्पॉइल हो गया। लेकिन उसके बाद हमने कुछ मेडिसिन्स वगैरह ली और हमें लगा कि नई डेस्टिनेशन पर जाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर सभी कैब वालों को दोष नहीं दे रहा, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। तो कैब वाले ने वहाँ पर मुझे थोड़ा नेगेटिव करना स्टार्ट किया। उसने मुझे कहा कि मुंबई में आप आए क्यों हैं? यहाँ पर विज़िट करने लायक है ही क्या? तो मैंने उससे कहा कि आप मुझे इंडिया गेट ले चलें। तो इंडिया गेट पर जब हम वहाँ गए, तो वहाँ पर हमें इंडिया गेट विज़िट करके अच्छा लगा। उसके पीछे एलिफेंटा आइलैंड जाने के लिए भी वहाँ से फेरी सर्विस मिलती है। तो वहाँ पर हमने कुछ देर जो है लगभग 1.5 से 2 घंटे बिताए और नेक्स्ट हमारा स्टेप था मरीन ड्राइव। तो मरीन ड्राइव के बाद लेकिन मेरी गुड़िया की, जो बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे लगा कि शायद हमें वापस जाना चाहिए। मैंने फ़्लाइट्स वगैरह चेक की तो अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे लगा कि वहाँ पर पास ही में लगभग 2 से ढाई किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो मुंबई सीएसटी था, हो सकता है कोई और भी स्टेशन हो, मुझे प्रॉपर इस समय याद नहीं है, क्योंकि लगभग 2 से 3 महीने की यह बात हो चुकी है। तो जब मैंने उनसे कहा कि आप मुझे स्टेशन ले चलिए ताकि मैं ट्रेन की अवेलेबिलिटी चेक कर सकूं कि ट्रेन बुकिंग मेरी हो सकती है या नहीं, क्योंकि मेरी बेटी की जो है तबीयत ठीक नहीं है, तो उसने मुझे साफ-साफ मना कर दिया। जबकि हमारा सुबह तय हुआ था, ये हमारा डिसाइड हुआ था कि ₹2600 में वो साइट्स विज़िट कराएगा शाम को 6 बजे तक, और साथ ही साथ किलोमीटर्स का हमारा था कि वो हमें 80 किलोमीटर्स तक विज़िट कराएगा। तो 80 किलोमीटर्स के बाद हमारा पर किलोमीटर जो है तय हुआ था कि हम ₹20 किलोमीटर उसको एक्स्ट्रा देंगे। लेकिन उसने साफ-साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो डेस्टिनेशंस हैं, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ लेकर जाऊँगा। मुझे नहीं लगता कि स्टेशन पर ले जाने में कोई खर्च था, कोई बुराई थी, क्योंकि उस समय तक लगभग हमारे 40-42 किलोमीटर ही हुए थे। अभी ऑलमोस्ट 50% हमारा जो है जो पैकेज था वो बाकी था। लेकिन उसने मना कर दिया। फिर उसके बाद हमें लगा कि चलो कोई बात नहीं, हम दूसरी साइट पर गए, जो कि थी जुहू बीच। उसने वहाँ पर हमें ड्रॉप किया और वो वहाँ से चला गया। उसने कहा कि आपको लगभग 1 घंटा लगेगा, अभी 5 बजे हैं, तो मैं यहाँ वेट करके करूँगा क्या। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अब मैं यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ, ये कैब वाले की कोई बुराई करने के लिए या उसकी बैकबाइटिंग के लिए नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि शायद मेरा ही डिसीज़न गलत था, क्योंकि करना क्या था, मुझे अपने होटल से हर डेस्टिनेशन, जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी, उसकी दूरी देखनी थी और फिर आपस में एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन की दूरी देखनी थी। और मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर जो है, जो कुछ सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि कैब बुकिंग की सर्विस देते हैं, वो बुक करनी चाहिए थी। मैं यहाँ पर किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको मालूम है कि 2 कंपनियाँ बड़ी फेमस हैं। तो मुझे क्या लगता है कि यदि जब भी आप इस तरह के प्लेसेस पर जाएँ,
तो एक कैब हायर करने की जगह आप जो है अपने होटल से एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की कैब हायर करें और फिर वहाँ से दूसरी डेस्टिनेशन की। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेपर वर्क आप कह सकते हैं करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि आपके होटल से एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन कितनी दूर है और उस डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन कितनी दूर है और मैक्सिमम आप एक दिन में कितनी डेस्टिनेशन विजिट कर सकते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जिससे मैंने सीखा कि हमें इकट्ठी जो है कैब बुक नहीं करनी चाहिए। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता, कुछ केसेस में हमें जो है इकट्ठा पैकेज बुक करना भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि लगेज वगैरह हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास लगेज है या फिर आप लगेज को होटल में छोड़कर जा रहे हैं। यदि आप चेकआउट करके जाते हैं तो मेरे हिसाब से आप जो है पूरा पैकेज बुक करिए। लेकिन दोनों ही केस में आप हमेशा कैब बुक करने से पहले अपने जो आपका ड्राइवर है उससे बात करिए कि किस किस डेस्टिनेशन पर वो ले जाने वाला है और पहले वो किस डेस्टिनेशन पर ले जाएगा, उसका जो सीक्वेंस है पूरा वो क्या होगा, ताकि आप इस तरह के वर्स्ट एक्सपीरियंस से बच सके। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक्सपीरियंस। मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में कुछ और नहीं कहना चाहता, आप समझ ही गए होंगे जो मैसेज मैं कन्वे करना चाहता था। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, आप लगेज के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इन सभी सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए आपको अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं कि कैब किस तरह से बुक की जानी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।